कोई भी बिजनेस शुरू करते समय सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने होती है वो ये कि आज हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं और कल को गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी ना आ जाए कि हमारा सारा पैसा डूब जाए। लेकिन ऐसे में अगर आपको हिंट मिले जिसमें आपको पता चले कि गवर्नमेंट खुद आपको एनकरेज कर रही है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो हर कोई करना चाहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बिजनेस के बारे में बताऊंगा। सारे पॉइंट्स डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या पूरा प्रोसेस है, आपको किसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा, उस खर्चे को कम करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, किसको अप्रोच कर सकते हैं और आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा और जो आपने शुरू में इन्वेस्टमेंट लगाई है वो कितने सालों में आपकी रिकवर हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी और मैं गारंटी लेता हूं इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको कहीं और किसी और की वीडियो या कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप किस तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। टू व्हीलर्स आपको पता है, थ्री व्हीलर्स आपको पता है, फोर व्हीलर्स होते हैं, उसके बाद लार्ज व्हीकल्स आ जाते हैं जैसे कि ट्रक और बस। अब इसमें अगर हम बस का एग्जांपल लें तो आपको पता होगा बस और ट्रक दोनों ही लार्ज व्हीकल्स हैं और इनको खड़े होने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए और इनको मूवमेंट करने के लिए भी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो अगर आप इनके लिए स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा बस जो होती हैं वो ज़्यादातर अपने डिपो में ही खड़ी होती हैं, तो ऐसे में जो बस का जो चार्जिंग पॉइंट है वो उनके डिपो में ही रहेगा, तो इसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रकों की अगर बात करें तो आपको पता होगा इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रक अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप ट्रकों को भी अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। इसके अलावा बचे टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स। अब आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये सारे व्हीकल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, टू, थ्री और फोर व्हीलर्स, ये आपको कहां देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर हम सिटीज की बात करें तो मॉल्स में आपको देखने को मिलेंगे, पार्किंग में। इसके अलावा काफी सारी कमर्शियल स्पेसेस होती हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रोड पे तो इनकी मूवमेंट होती रहती है। और हाउसिंग सोसाइटी आपको पता है, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है जहां पर काफी सारे फ्लैट्स होते हैं, तो वहां पर लोगों की अपनी खुद की व्हीकल्स होती हैं और वहां पर पार्किंग स्पेस भी काफी ज्यादा होती है। और ऐसे में काफी सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि इसकी एक चार्जिंग की समस्या अभी है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ इतनी जल्दी मूव नहीं कर रहे। और ऐसे में अगर आप इसका सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर देते हैं, मान लीजिए किसी हाउसिंग सोसाइटी में आप चार्जिंग स्टेशन बना देते हैं या कहीं पर मॉल में आप बात कर या कोई भी कमर्शियल पार्किंग स्पेस है वहां पर आप बात करके एक चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर देते हैं, तो वहां पर उनको भी काफी बेनिफिट होगा और वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी काफी ज्यादा बढ़ेंगे। इसमें भी जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनकी चार्जिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उसमें लोग अपने घरों पर इनको चार्ज कर लेंगे और सिटी के अंदर अगर वो मूवमेंट करते हैं तो इतनी जल्दी ये जो व्हीकल्स हैं वो डिस्चार्ज नहीं होते कि उनको बार बार चार्जिंग पे लगाना पड़े। लेकिन अगर कोई कमर्शियल व्हीकल चला रहा है, मान लीजिए कोई ऑटो चला रहा है, इलेक्ट्रिक ऑटो या फिर इलेक्ट्रिक कैब कोई चला रहा है, तो ऐसे में अगर वो अपने घर से चार्ज करके भी सुबह निकलते हैं तो भी उनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हो सकता है दिन के बीच में ही उनकी जो चार्जिंग है व्हीकल की वो खत्म हो जाए और ऐसे में उनको रिक्वायरमेंट होगी कि उनको किसी स्टेशन पर अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करना पड़े। तो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी आप अलग से कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में बनाते हैं और आपके माइंड में चल रहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स के लिए मैं चार्जिंग स्टेशन बना रहा हूं, तो हाउसिंग सोसाइटी में हो सकता है कमर्शियल व्हीकल्स अलाउड ना हो, तो उनके लिए आपको बाहर कहीं जगह लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट व्हीकल्स के लिए बना रहे हैं एक सोसाइटी के लिए, तो उस सोसाइटी के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ कोई कमर्शियल स्पेस में आप बना रहे हैं जैसे कि मॉल में, तो वहां पर बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको लोगों को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा या लोगों को आपके चार्जिंग स्टेशन को ढूंढकर आपके पास नहीं आना पड़ेगा। मान लीजिए कोई मॉल में घूमने आया है या किसी और काम से आया है, तो ऐसे में आपका चार्जिंग स्टेशन वहां पर है ही, वो लोग अपनी व्हीकल्स आपके चार्जिंग स्टेशन में पार्क कर देंगे, इतनी देर में वो चार्ज होगी, इतने में वो अपना मॉल में घूम के और अपना काम करके आ सकते हैं। अब जबकि आपके सामने क्लियर है कि आपको किस तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना है, तो अब ये पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको एक जगह देखनी है जहां पर आप अपना चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। जब जगह आपकी फाइनल हो जाती है तो उसके बाद आपको सप्लायर से कोटेशंस लेनी होती है, जो जो इसमें कंपोनेंट्स लगेंगे, मान लीजिए चार्जर्स लगेंगे, आपके ट्रांसफार्मर लगेगा, तो उन सब की कोटेशन आपको सप्लायर से लेनी होती है कि कितने प्राइस में सारा आपका पड़ जाएगा। इसके बाद आपको अपने एरिया की नोडल एजेंसी या फिर डिस्कॉम को कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद डिस्कॉम से एक व्यक्ति आएगा जो आपके पूरे चार्जिंग स्टेशन का इंस्पेक्शन करेगा और उसके बाद आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। सबसे बढ़िया बात कि चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस जो आप कर रहे हैं इसमें आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं जो कि आपको आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से मिल जाएंगे। वो एक इंस्पेक्शन करते हैं जिसमें वो देखते हैं कि टेक्निकल या परफॉर्मेंस या सेफ्टी के माध्यम से आपका जो चार्जिंग स्टेशन है वो पूरा उनकी जो गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट कर रहा है या नहीं। अगर मीट कर रहा है तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाते हैं और उसके बाद आप अपना चार्जिंग स्टेशन ऑपरेट कर सकते हैं। आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं कि आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको
आपको एक जगह की जरूरत पड़ेगी लैंड की, जहां पर आप अपना चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर सकते हैं। या आपकी प्राइवेट लैंड भी हो सकती है या फिर आप किसी से लीज पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी कमर्शियल स्पेसेस होती हैं लाइक मॉल्स की पार्किंग होती है या किसी और दूसरी कमर्शियल बिल्डिंग की पार्किंग होती है, हाउसिंग सोसाइटी की पार्किंग होती है, तो उनसे भी आप बात करके उनकी जो जगह है वो आप उनसे लीज पर ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक अलग से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना होता है और इसी के साथ आपको एक ट्रांसफार्मर भी लगाना होता है और ट्रांसफार्मर के साथ आपकी हैवी ड्यूटी केबल्स भी लगेंगी जो आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी को आगे आपके चार्जिंग पॉइंट तक पहुंचाएंगी। 33/11 kV की ये हैवी ड्यूटी केबल्स होती हैं। इसके बाद जो बाकी दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो भी आपको लेने पड़ेंगे। सिविल वर्क भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूडेड होता है, जिसमें चार्जिंग टावर्स होते हैं, शेड्स आपको लगानी पड़ेगी। मान लीजिए कोई गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं और अगर आप ओपन पार्किंग में ये सब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा शेड्स का भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी जो पार्किंग स्पेस है वो इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए कि वहाँ पर व्हीकल की जो मूवमेंट है वो ईजिली हो जाए। एंट्री और एग्जिट ये गाइडलाइंस में है तो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो जो व्हीकल्स की मूवमेंट है वो आपकी स्मूथ होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरास भी आपको लगाने पड़ेंगे और एक फ्लोरिंग वाला काम भी आपको हल्का सा कराना पड़ेगा। फ्लोरिंग वाला काम जैसे मतलब आपने पेट्रोल पंप पे या सीएनजी पंप पर आपने देखा होगा तो उनका जैसे बेसिक फ्लोरिंग वाला काम होता है, मतलब उसी तरीके से आपको एक बेसिक वाला सारा काम रेडी करवाना पड़ेगा। और लास्ट में आपके चार्जिंग टावर और चार्जिंग इक्विपमेंट जो होते हैं ये सारी चीजें लगती हैं। चार्जिंग टावर की अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके के चार्जिंग टावर्स होते हैं, एसी और डीसी। इनके बारे में अभी डिटेल में हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन के हिसाब से अलग अलग चार्जर्स बता रखे हैं कि जो आप अपने चार्जिंग स्टेशन में लगा सकते हैं, जिसमें फास्ट चार्जर्स भी इंक्लूडेड हैं और स्लो और मॉडरेट चार्जर्स भी इंक्लूडेड हैं। फास्ट चार्जर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सीसीएस चार्जर भी होते हैं। इसके बाद आपके CHAdeMO यानी कि चार्ज डिमूव चार्जर भी होते हैं और इसके बाद आपका टाइप 2 AC चार्जर भी होता है। जो CCS और चार्ज डेमो चार्जर है वो 4 व्हीलर चार्जिंग के लिए होते हैं। वहीं पर जो टाइप 2 AC चार्जर है उसमें आप 4 व्हीलर भी चार्ज कर सकते हैं, 3 व्हीलर भी और 2 व्हीलर भी चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्लो या मॉडरेट चार्जर, जिसमें भारत DC 001 और भारत AC 001 शामिल है। भारत DC के भी इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक 48 वोल्टेज आउटपुट का और एक 72 वोल्ट या उससे ज्यादा आउटपुट का। इसमें जो 48 वाला भारत DC 001 चार्जर है उसमें आप 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर तीनों ही तरीके के व्हीलर्स को चार्ज कर सकते हैं। और जो भारत DC 001 चार्जर है 72 वोल्ट वाला, उसमें सिर्फ आप 4 व्हीलर को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भारत AC 001 चार्जर है उसमें भी आप 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर तीनों ही तरीके के व्हीकल्स को आप चार्ज कर सकते हैं। इन टाइप्स ऑफ चार्जर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके मोबाइल का चार्जर होता है। तो पुराने समय में आपको पता होगा अलग अलग टाइप की चार्जिंग पिन्स होती थी, कोई पतली पिन होती थी, कोई मोटी पिन होती थी। और ऐसे में आपके मोबाइल का चार्जर जो है हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल का चार्जर थोड़ा अलग हो, तो आपको ढूंढना पड़ता है। मान लीजिए आपका चार्जर आपके पास नहीं है तो आपको लोगों से पूछना पड़ता था कि आपके पास ये पतली पिन का चार्जर मिल जाएगा क्या, या मोटी पिन का चार्जर मिल जाएगा। लेकिन अब जो नए स्मार्टफोन में चार्जर्स आते हैं उनमें सब में आपको स्टैंडर्ड टाइप सी चार्जिंग देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से आप ये चार्जर कंसीडर कर सकते हैं। कार्स के अलग अलग टाइप के चार्जर्स होते हैं लेकिन धीरे धीरे वो सब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं जाते तो ये डिफरेंट टाइप्स के चार्जर्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो टाइप्स ऑफ चार्जर्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए, स्लो, मॉडरेट और फास्ट चार्जर। इसमें मैं आपको बता दूं 2018 में गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो भी आप चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे उसमें ये हर तरीके के चार्जर जो मैंने अभी आपको बताए सारे आपको लगाने कंपलसरी हैं। लेकिन 2019 में उनकी रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं जिसमें उन्होंने बताया कि इनमें से कोई एक चार्जर भी आप लगवा सकते हैं कम से कम, और मैक्सिमम आप जितना लगवाना चाहें उतने आप लगवा सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट भी आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, इसमें खर्चा कितना बैठता है। तो खर्चे 2 तरीके से होते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि आपको शुरू में कितना पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जो आपका बिजनेस है उसको चलाने के लिए आपको रेगुलर खर्चा जो होता है वो कितना खर्चा लगेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले चार्जर से स्टार्ट करते हैं। अब इनकी अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो जो फास्ट चार्जर्स में CCS और चार्ज डेमो मॉडल मैंने आपको बताया है वो 7.5 लाख रुपए का एक चार्जर आपको पड़ता है। वहीं टाइप 2 AC की अगर मैं बात करूं तो 1.25 लाख रुपए के आसपास का ये एक चार्जर आपको पड़ेगा। मॉडरेट और स्लो चार्जर की अगर मैं बात करूं तो जो भारत DC 001 है वो लगभग 2.5 लाख के आसपास आपको पड़ेगा, और वहीं भारत AC 001 70,000 के आसपास आपको ये चार्जर पड़ेगा। तो ये थी पूरी कॉस्ट चार्जर के हिसाब से। अब आप इसमें से देख सकते हैं जो भी चार्जर आप लगवाना चाहते हैं उसकी कॉस्ट आप अलग से लिख सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पूरा सेटअप लगाते हैं एक ही चार्जिंग स्टेशन में तो आपके चार्जिंग स्टेशन की पर डे की कैपेसिटी हो जाएगी 3240 kWh की। चार्जर्स के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना होता है, 250 kVA का आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको ट्रांसफार्मर लेना होगा और उसके साथ ही आपको केबल्स लेनी होंगी जो अभी मैंने पीछे आपको बताई थी, और बाकी दूसरे कंपोनेंट्स लाइक मीटर या बाकी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब आपको लेने पड़ेंगे, और इनका जो टोटल खर्चा है वो लगभग 6 से 7 लाख रुपए के आसपास बैठेगा। इसके अलावा सिविल वर्क आपको करवाना होता है, जिसमें मैंने शुरू में आपको बताया था आपको शेड्स लगवानी है, और मान लीजिए पार्किंग का पूरा सेटअप रेडी नहीं है तो वो आपको करवाना पड़ेगा। फ्लोरिंग का काम थोड़ा बहुत आपको करवाना पड़ेगा। तो ये पूरा जो सिविल
सिविल वर्क होता है, ये लगभग 2 से 3 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट आपको लगेगी। तो ये तो था मोटा मोटा वो खर्चा जो अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। जो ये कॉस्ट मैंने आपको सारी बताई है, अगर आप इनको पूरा टोटल करते हैं तो अराउंड 30 लाख के आसपास ये कॉस्ट बैठती है। तो इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखिए 30 लाख में मैं हर तरीके के चार्जर को इंक्लूड कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताए थे। और मैंने आपको बताया कि अगर आप चार्जिंग स्टेशन खोलना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं आप हर तरीके का चार्जर लें, आप इनमें से कोई 1-2 चार्जर भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी, अपनी कॉस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ऐसे में कॉस्ट काफी कम आ जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट की, यानी कि जब एक बार आपका चार्जिंग स्टेशन रेडी हो जाएगा तो आपको क्या खर्चा करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आ जाता है EVSE मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आपके जो कस्टमर्स हैं या जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स हैं वो आपके स्टेशन में देख सकते हैं कि कोई स्लॉट अवेलेबल है या नहीं, और अगर उनको स्लॉट बुक करना है या नहीं। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको लेना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट अराउंड 50,000 के आसपास पड़ती है एनुअली, 1 साल की कॉस्ट इसकी इतनी पड़ेगी। इसके बाद मैन पावर की कॉस्टिंग होती है। तो ये पूरा चार्जिंग स्टेशन जो आपने सेटअप किया है उसको रन करने के लिए 2 लोगों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। एज पर द गाइडलाइंस बाय गवर्नमेंट 2 लोग आपको लगाने पड़ेंगे इस पूरे प्लांट के लिए। उन 2 लोगों में एक ट्रेंड टेक्नीशियन होगा जो अच्छे से चार्जिंग का पूरा काम देखेगा, और दूसरा उसकी हेल्पिंग के लिए होगा जो कि व्हीकल पार्किंग, एंट्री एंड एग्जिट का पूरा ध्यान, या मेंटेनेंस का आप कहें, पूरा ध्यान रखेगा। तो इनकी मंथली सैलरी आपको देनी पड़ेगी, जिसकी अगर मैं टोटल कॉस्टिंग करता हूं एनुअली तो 4 से 5 लाख की पूरी सैलरी का इनका खर्चा है, दोनों व्यक्ति का, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आपको एक पेमेंट गेटवे लेना होगा पेमेंट के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे भी आप जाते हैं तो वहां पर हर तरीके की पेमेंट की फैसिलिटी आपको देनी होती है। लाइक कोई कार्ड से पेमेंट करना चाह रहा है तो कार्ड में वो मशीन से स्वाइप करके पेमेंट करा सकते हैं, तो पेमेंट गेटवे भी इसमें इंक्लूडेड होगा। और साथ ही साथ इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन भी लेना पड़ेगा। EVSE मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया था उसकी वर्किंग के लिए, और जो बाकी आपका पेमेंट गेटवे है उसकी वर्किंग के लिए। और इसके अलावा अगर आपने जगह लीज पर ली है तो उस जगह का जो रेंट होता है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। और एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग भी आपको करनी पड़ती है। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें करते हैं तो बढ़िया होता है, क्योंकि आसपास के एरिया में लोगों को पता लगता है कि यहाँ पर एक चार्जिंग स्टेशन है और आपकी सेल्स बढ़ती हैं इससे। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। अब ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट मैंने आपको बताई है इसमें मैंने ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं किया। उसका रीजन ये है कि हर जगह की ऑपरेशनल कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए जहां पर आप चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रहे हैं वहां पर जमीन आपकी खुद की है तो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो वो खर्चा आपका बच जाता है। मान लीजिए जो मैन पावर आपने हायर किया हुआ है उसकी कॉस्ट थोड़ी कम या ज्यादा भी हो सकती है, तो उस हिसाब से जो ये खर्चा है ऑपरेशनल कॉस्ट का, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ये चेंज हो सकता है। तो इन टोटल आप कह सकते हैं 30 लाख के आसपास का खर्चा आपका बैठेगा ये पूरा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन रेडी करने में। ये पूरा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ जो मैंने आपको चार्जर्स बताए, अगर आप उस हिसाब से लेते हैं। अगर आप सारे चार्जर्स इंक्लूड नहीं करते, एक छोटा चार्जिंग प्लांट या स्टेशन आप रेडी करते हैं तो उसमें खर्चा काफी कम हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है मेन पॉइंट, इसमें प्रॉफिट कैसे होगा। तो प्रॉफिट में आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपके चार्जिंग स्टेशन पर आएंगे आपको उन्हें चार्ज करना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी पीछे डिस्कॉम के थ्रू आपको मिल रही होगी। एक यूनिट का जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है, डिस्कॉम उस प्राइस पे आपको यूनिट प्रोवाइड करेगी। उसके ऊपर आप अपना मार्जिन रख सकते हैं और मार्जिन के बाद आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। अब मार्जिन का मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई कैपिंग नहीं है कि पीछे यूनिट आपको जिस प्राइस में मिल रही है उसके ऊपर आप इतना मार्जिन रख के ही उस यूनिट को आगे बेच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आगे धीरे धीरे इसके ऊपर कैप लग जाएगा डेफिनेटली। तो इसमें मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो पर यूनिट पे 2 से 3 रुपए का आपको मार्जिन पड़ता है। तो अब प्रॉफिट समझते हैं कैसे होगा। मान लीजिए आपने ये पूरा चार्जिंग स्टेशन इसी हिसाब से लगाया जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया, जिसमें आपका 30 लाख रुपए का खर्चा बैठा है। और इस चार्जिंग स्टेशन का मैंने आपको बताया पर डे की कैपेसिटी 3240 kWh की है। और मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो हम लेते हैं कि आपका जो चार्जिंग स्टेशन है शुरू में उसमें इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं आते, यानी कि 24 घंटों में से लगभग 6 घंटे ही वो ऑपरेट करता है। तो 3240 को अगर हम 24 से डिवाइड करके और उसके बाद 6 घंटों के हिसाब से उसका निकालते हैं कि 6 घंटों में वो कितना प्रोडक्टिव है, तो 810 kWh आप कह सकते हैं, 810 यूनिट। और इसको अगर हम 365 दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए पेट्रोल पंप की तरह आपका जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी 365 दिन खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता। तो उस हिसाब से अगर 2 रुपए भी आप मार्जिन लेके चलते हैं एक यूनिट पे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बैठ जाएगा 5,91,300 रुपए, यानी कि 5,91,300 रुपीज। अब मान लीजिए मार्जिन आपका 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपको पड़ रहा है, तो ऐसे में जो आपका साल का प्रॉफिट होगा वो लगभग 8,86,950 रुपए के आसपास बैठ जाएगा। तो यहां पर आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अब दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं जिसमें जो आपका चार्जिंग स्टेशन है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़ी मॉडरेट क्वांटिटी में आते हैं और ऐसे में लगभग 12 घंटे आप कह सकते हैं कि वो ऑपरेट करता है।
तो 3240 को अगर हम 12 के हिसाब से लेके चलते हैं तो 1620 यूनिट बैठती है, और 365 दिन के हिसाब से और 2 रुपये प्रति यूनिट का अगर हमें मार्जिन पड़ता है तो इसमें 11,82,600 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है एक साल के अंदर। और वहीं पर अगर 3 रुपये प्रति यूनिट का आप मार्जिन लेके चलते हैं तो ऐसे में 17,73,900 रुपये का आपको प्रॉफिट बैठेगा एक साल के अंदर। अब तीसरा सिनेरियो लेके चलते हैं जिसमें हम मान लेते हैं कि जो आपका चार्जिंग स्टेशन है वो एकदम बढ़िया जगह पर आपने लगाया है, आपके एरिया में काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे आपका चार्जिंग स्टेशन जो है वो ऑक्युपाइड रहता है। इस हिसाब से 20 घंटे के हिसाब से 2700 यूनिट आपकी बैठती हैं, और 365 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 2 रुपये पर यूनिट का मार्जिन भी हम लेके चलते हैं तो ऐसे में आपका रेवेन्यू बैठता है 19,71,000 रुपये। और इसको अगर हम 3 रुपये प्रति यूनिट के मार्जिन के हिसाब से लेके चलते हैं तो ये बैठता है 29,56,500। तो आपको समझ में आ गया, मतलब अगर आपके चार्जिंग स्टेशन पे 6 घंटे के हिसाब से भी डेली काम होता है तो ऐसे में 4 से 5 साल में जो आपका कॉस्ट है पूरी जो आपने इन्वेस्ट करी है वो आपकी वसूल हो जाएगी। और मान लीजिए 12 घंटे के हिसाब से वो काम करता है तो 2 से 3 साल में ये कॉस्ट वसूल हो जाएगी आपकी। और मान लीजिए जो सबसे बढ़िया सिनेरियो मैंने बताया जिसमें 3 रुपये का मार्जिन आपको एक यूनिट पे पड़ रहा था और 24 में से 20 घंटे आपका चार्जिंग स्टेशन है वो ऑक्युपाइड रहता है, तो उस हिसाब से 1 से 1.5 साल के अंदर आपकी जो पूरी कॉस्ट है जो आपने शुरू में लगाई है वो आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट वसूल हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया पूरा एजुकेशनल पर्पज से है, इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च करी है आप लोगों को जानकारी देने की। हो सकता है जब आप ये वीडियो कुछ दिनों के बाद देख रहे हो तो इस प्रोसेस में कुछ चेंजेस हो चुके हो। मान लीजिए चार्जिंग स्टेशन की जो कैपेसिटी है वहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है कि मिनिमम इतने चार्जर्स आपके होने चाहिए। जैसे कि 2018 में जब उनकी सबसे पहले गाइडलाइंस आई थी तब उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि एक चार्जिंग स्टेशन पे ये सारे चार्जर्स होने चाहिए, जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी ये सारे चार्जर्स होने चाहिए। लेकिन उसके बाद उनकी रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई थी 2019 में जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सारे चार्जर्स ना हो, मिनिमम एक चार्जर आपका होना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से जो इनकी गाइडलाइंस है वो चेंज होती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है ये अभी के हिसाब से है, और अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसमें एक बात और है जो मेरे दिमाग में आ रही थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, ये जितनी भी मैंने आपको बताई इन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन गाइडलाइंस में गवर्नमेंट ने कहा था कि आप ऐसे कोई बंधे हुए नहीं है कि आप डिस्कॉम के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, कहीं थर्ड पार्टी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर प्लांट है कोई आप वहां से भी ले सकते हैं। तो अब इमेजिन कीजिए आप अपना खुद का सोलर फार्मिंग प्लांट लगाते हैं तो आप वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी इस चार्जिंग स्टेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब सोचिए सोलर फार्मिंग प्लांट भी आपने लगाया जहां से फ्री इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और उस फ्री इलेक्ट्रिसिटी से आप ये प्लांट चला रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। बाकी अगर आपके कोई सवाल हो इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।